नमस्कार, बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 13 मई, छठे चरण का मतदान भी हो गया है और आप जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है उसमें सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में पूरी तरीके से फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री पद को लेकर ही लगातार अब संशय बन गया और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और एनडीए के घटक दलों में कई बड़े नेता अब प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी लेकर संशय व्यक्त करने लगे हैं। जी दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख नेता सुब्रमण्यम स्वामी और राम माधव के माध्यम से चुनाव में बीजेपी के अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत से दूर रहने की स्वीकृति से एनडीए के बीच भी खलबली मच गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि राम माधव और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले बोल से हमेशा बीजेपी में मशहूर माने जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगी। और हम आपको बता दें कि यूपी में अनुप्रिया पटेल भी अपना दल, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में एआईएडीएमके की हालत पूरी तरीके से खराब है। आरएसएस और भाजपा के उच्च पदों के सूत्र का मानना है कि एनडीए संबंध दलों की कमजोर स्थिति के कारण इस लोकसभा चुनाव में आवश्यक संख्या हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को अकाली दल जैसे छोटे छोटे साथी भी नजरें दिखाने लगे हैं। अकाली दल के राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल मोदी और राहुल गांधी के बीच लड़ाई की शुरुआत से अप्रसन्न हैं। वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के दिन अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल के पैर छूने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के बावजूद भी अकाली कैलासर इस तथ्य से नाखुश है कि बेरोजगारी और किसानों के चित्र पर चुपचाप टिप्पणी के साथ साथ नोटबंदी और जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव से आम लोगों और व्यापारियों पर पर्दा डालकर कांग्रेस के चुनाव अभियान को मजबूत किया जा रहा है। केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर बादल और उनके पति सुखबीर सिंह बादल और मोदी सरकार में अकाली दल को पूर्ण बहुमत न मिलने से नाराज भी हैं। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग शेष रहते हुए वहीं एनडीए की साझेदारी पार्टी जनता दल यूकेएमएल और प्रवक्ता गुलाम रशीद बालवानी ने एनडीए की प्राथमिकता का सेहरा नीतीश कुमार देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से एनडीए में ही फूट देखने को मिल रही है उससे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी अब खतरे में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो भाजपा का सबसे महत्वपूर्ण हिंदुत्व सहयोगी शिवसेना ने न सिर्फ चुनाव के कारण लड़ाई बंद रखी है बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि शिवसेना कई प्रमुख पार्टी पर कांग्रेस एनसीपी से पीछे है। लगता है कि ऐसी जमीनी रिपोर्ट के भाजपा के साथ शिवसेना का वोट ट्रांसफर उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। कारण यह है कि शिवसेना के साथ बीजेपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मोदी सरकार की 5 साल की कार्यशालाओं का काला चिट्ठा अपनी रैलियों में जिन तेवरों के साथ खोला है उसमें शिवसेना के साथ बीजेपी भी बहुत मुश्किल में दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर हो या फिर पूर्व, पश्चिम हो या फिर दक्षिण, इस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की घटक एनडीए के जो सहयोगी माने जाते हैं अब जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती गई हैं और बढ़ रही हैं और अब उनके प्रधानमंत्री बनने का संशय स्वयं एनडीए से ही उठने लगा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नितिन गडकरी ने दे दिया है बड़ा बयान। सीएम योगी पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो बसें हैं, उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं उनमें हारन को छोड़कर बाकी सब कुछ उसमें का सुनाई देता है। यानी उनका साफ साफ तंज था कि हारन नहीं बजते हैं, बाकी उसके सारे पुर्जे बजते हैं। पूरी तरीके से बसें अगर आपके बगल से गुजरती हैं तो उस बसों के ऐसी हालत हैं, इतनी खटारा हो गई हैं बसें कि पूरी तरीके से आवाज़ करती हुई चलती हैं और लगातार जनता की जोखिम भरी जिंदगी इन बसों से गुजरती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे महाराष्ट्र में आप चले आइए तो आपको ऐसी बसें दिखाई देंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हम किसी बस में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यूपी की बसें पूरी तरीके से खटारा हैं और सरकार न जाने क्या कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि नितिन गडकरी ने एक बार फिर से योगी पर निशाना साधता है, इससे पूरी तरीके से माहौल बदल दिया है उन्होंने यूपी का। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले शख्स जेल से निकलते उन्होंने कहा है कि मैंने जो किया था वो एक झुंझलाहट में कर दिया था। मैंने कैसे किया, मैंने क्यों किया, मैंने किस कारण किया ये हमें पता नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हमने वो किया उसके लिए मैं पूरी तरीके से शर्मिंदा हूँ और अरविंद केजरीवाल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी मुख्यमंत्री को मारना चाहता था, ना ही किसी ने हमें अरविंद केजरीवाल को मारने को कहा था। तो कहीं ना कहीं जेल से निकलने के बाद उस व्यक्ति का ये बड़ा बयान काफ़ी मायने
रखता है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने निकलते हुए सारे वोट बीजेपी को जा रहे थे। जी हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बागुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विष्णुपुरा के मतदान केंद्र हरिजन प्राइमरी स्कूल के 210 नंबर बूथ पर काफी देर तक मतदान रोकना पड़ा था। मतदाताओं ने आरोप लगाया कि सारे वोट भाजपा को जा रहे हैं। वीवीपैट में साफ दिख रहा है, वोटर कोई बटन कभी भी दबा रहे हैं तो वोट कमल के फूल को ही जा रहा है। कुछ ही देर में मतदाताओं ने इसको लेकर जमकर हंगामा भी किया था। लोग लाइन से निकलकर पीठासीन पदाधिकारी के पास पहुंच गए और फिर से मतदान कराने की मांग करने लगे। एक बांग्ला वेबसाइट के मुताबिक पीठासीन अधिकारियों ने ईवीएम मशीन की जांच की तो मतदाताओं के आरोप सही पाए गए। इससे वोटर और उत्तेजित हो गए। उन्होंने मतदान रद्द कर फिर से वोट कराए जाने की मांग की थी। अधिकारियों ने बताया है कि दूसरी मशीन मंगाई जा रही है। जब तक नई मशीन नहीं आ जाती है तब तक मतदान नहीं होगा। याद है कि जब तक इस गड़बड़ी के बारे में मालूम होता तब तक 45 मिनट बीत चुके थे। इतनी देर तक लोग मतदान कर चुके थे। ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी के आरोप विरोधी दल लंबे अरसे से लगाते रहे हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में इस तरीके की अब पहला बड़ा मामला सामने निकल के आया है कि वोटिंग किसी और को और बीजेपी को वोट जा रहा था। तो हम कह सकते हैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर ईवीएम का जादू चलता हुआ दिखाई दिया था। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो है कि छठे चरण के हुए मतदान में गठबंधन की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। जी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले ओपिनियन पोल बताया था इस छठे चरण का मतदान का, आज एक बार फिर से सर्वे निकल के आया है कि छठे चरण के हुए मतदान में 13 सीटों पर गठबंधन की जबरदस्त जीत होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं एक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का सेहरा बांध रही। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हिला देने वाला है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो छठे चरण के मतदान के दौरान आजमगढ़ में कई जगहों पर ईवीएम खराब और भाजपा एजेंटों ने जबरदस्ती बस्ता हटवाने का समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप चुनाव आयोग से कर दिया है। जी दरअसल हम आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व के छठे चरण में मतदान के दौरान पूरी तरीके से आजमगढ़ में बड़ी खबर जो निकल के आ रही है होने के बाद 5-6 बजे के बाद आजमगढ़ से बड़ी खबरें निकल के आने लगी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बूथ से बस्ते गायब कर दी थी और वहां से माना जा रहा है कि ईवीएम में भारी खराबी होने के बाद अब इस बार अखिलेश यादव को पूरी तरीके से हराने की कोशिश दिखी। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ से निरहुआ लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा पुलिसिया तंत्र आजमगढ़ में निरहुआ के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अखिलेश यादव माना जा रहा है आजमगढ़ की जनता अखिलेश यादव के साथ खड़ी थी और जबरदस्त वोटिंग के आगे निरहुआ शाम होते होते पूरी तरीके से पस्त दिखे और उन्होंने अंत में हार भी मान ली कि नहीं, अगर जीत होती है तो भी ठीक है, हार होती है तो भी ठीक होती है, लोकतंत्र में जीत हार चलती रहती है। ऐसा निरहुआ का बयान लास्ट में बदल गया, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम खराबी हुई भारतीय जनता पार्टी बस्ते लेकर गायब करती रही, इससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में लास्ट स्टेज तक गेम खेलने का प्रयास करती रही, लेकिन जब अंततः वो सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार करके बात कहने लगी कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, हम फिर लड़ेंगे, अखिलेश भैया जीतेंगे तो जीतते रहने दो। यानी हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आजमगढ़ में एक बार फिर से निरहुआ सरेंडर होते दिखाई दिए, लेकिन लास्ट स्टेज तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर बूथ कैप्चरिंग से लेकर बस्ते गायब से लेकर ईवीएम खराबी से लेकर तमाम कारनामे करते गए। अगली जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों आजमगढ़ से निरहुआ के एक बार फिर से विवादित बोल सामने आए हैं और अहंकारी बोल हम इसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, ईश्वर के लिखे को भी हम मिटा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव मैदान में वो भाजपा की टिकट से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सामने लड़ रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ से जीत के लिए वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। निरहुआ ने यह भी कहा है कि अगर गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव पीएम पद के प्रत्याशी होते तो वे जरूर उनका समर्थन करते, लेकिन गठबंधन की ओर से अखिलेश भैया पीएम नहीं बन सकते हैं, इसलिए देश के पास केवल एक ही विकल्प बनता है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बनाए और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बनना भी चाहिए। जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, गोरखपुर में एक ऐसा समीकरण बन गया है जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से मुसीबतें बढ़ा सकता है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि गठबंधन में गोरखपुर में इस बार मुनियाद नाम का एक फैक्टर बन गया, यानी मुसलमान निषाद यादव दलित का जो ये फैक्टर है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ते करने वाला है। साथ ही इसके अलावा कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारकर बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। गोरखपुर लोकसभा सीट को वापस जीतने के लिए बीजेपी शुरुआती ढिलाई के बाद आखिरकार पूरा जोर लगा दिया है।
प्रदेश सरकार के दो मंत्री यहां कैंप लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर लोकसभा सीट के हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और हिंद युवा वाहिनी के बूथ स्तर कारकिर्दी सम्मेलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पिछले बार लोकसभा उपचुनाव में हार से मिली घाव बीजेपी के लिए अभी भी बीजेपी नेता इस हार को गोरखपुर का अपमान और कलंक बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरीके से गोरखपुर को महाराज जी योगी आदित्यनाथ के सम्मान मिला है, वहां से हार अपनी कमजोरी हुई है। इस बार कमजोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बुनियाद ये फैक्टर बना गया है पूरी तरीके से मुसलमान, यादव, निषाद और दलित, जिस तरीके से वहाँ पर गोरखपुर का ये जाति समीकरण इकट्ठा हुआ, उससे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से गठबंधन की गोरखपुर में जीत होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर में एक बार फिर से सीएम योगी का गढ़ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो समीकरण बन गया है इसको तोड़ पाना फिलहाल योगी के बस के नहीं है। क्योंकि हम बात करें अगर ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट देकर वहां से ब्राह्मणों वोटर को खिसकाने की पूरे राजनीति कांग्रेस पार्टी ने बना ली है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी के गोरखपुर में एक बार फिर से आना पूरी तरीके से मुश्किल माना जा रहा है। तो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को लोगों ने लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हुआ है। मतदान के दौरान बिहार, बंगाल सहित कई जगहों पर मारपीट और झड़प की खबरें तो आई ही हैं, लेकिन बिहार में पश्चिमी चंपारण में भाजपा उम्मीदवार संजय जायसवाल ने कथित तौर पर कहा कुछ ऐसा कि लाठी डंडे से लैस लोग उन्हें मारने दौड़ा लिए। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत करवाया। एक घटना पश्चिमी चंपारण के नटरियागंज बूथ 162, 163 के बाहर हुई है। यहाँ दर्जनों की संख्या में बूथ के बाहर लाठी डंडे लेकर खड़े थे और कथित तौर पर भाजपा प्रत्याशी पर हमला करने की कोशिश में थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी के बॉडीगार्ड ने भी हवा में फायरिंग की। इस मामले पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच.आर. श्रीनिवास ने कहा है कि एक भड़काऊ बयान दिया गया था, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अब जाके शांति का माहौल हुआ है। कुछ लोगों के हाथों में लाठियां थी। सांसद के अंगरक्षक ने भी हवा में फायरिंग की थी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल यहां से निवर्तमान सांसद भी हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको लोगों ने दौड़ाया है, इससे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है और बीजेपी के सांसद किस तरीके से सुरक्षित हैं, ये पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि क्या सोचते हैं। क्या वाकई में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और ये हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व माना जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसमें जिस तरीके से तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही है या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगर आपको लगता है ऐसा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।